हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ आदर्श कृष्ण एंड यू आर वाचिंग ब्राइट एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CACB 2020 के बारे में। हम जानेंगे CACB क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, प्रोसेस क्या है, ये किसी भी स्टूडेंट्स को CACB कैसे हेल्प कर सकता है, पर्सनली आपको कैसे हेल्प करेगा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि CACB होता क्या है। ठीक है, CACB क्या होता है। CACB का आपका पूरा नाम है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये कॉलेजेस में सीट अलॉट करवाती है। कौन से कॉलेजेस में? NITs, IIITs और GFTIs में। तो जब ये सीट अलॉट करवाएगी तो काउंसलिंग भी करवाएगी। तो आपका बेसिकली CACB क्या करवाती है, काउंसलिंग करवाती है NITs, IIITs और GFTIs में एडमिशन के लिए। अब आपको पहले से पता है कि जो जोसा काउंसलिंग भी आपका होता है NITs, IIITs और GFTIs में एडमिशन लेने के लिए। तो इन दोनों के बीच में आपका मेजर डिफरेंस क्या है, CACB काउंसलिंग और जोसा काउंसलिंग के बीच में, इसको समझते हैं। आप सभी को पता है कि जो IITs, NITs, IIITs और GFTIs में एडमिशन होता है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। लेकिन पूरे जोसा काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि जो कुछ सीट्स हैं, इन कॉलेजेस के जो कुछ सीट्स हैं वो खाली रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे को जो सीट अलॉट किए जाते हैं, सारे बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ विड्रॉ कर लेते हैं, तो कुछ कॉलेज ज्वाइन नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है, कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट रह जाते हैं। और किसी भी अगर कॉलेज में सीट वैकेंट रह रहा है तो वो किसी ना किसी बच्चे का सीट बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और कोई भी नहीं चाहता कि किसी बच्चे का सीट बर्बाद हो। तो यहीं पे आपका CACB का काम आता है। CACB क्या करवाता है? CACB करता है कि जो आपको जोसा काउंसलिंग के बाद सीट्स वैकेंट रह जाते हैं उनको फिल करने का काम करता है। ठीक है, तो CACB आपका 2 स्पेशल राउंड्स कंडक्ट करवाता है जिससे कि वो वैकेंट सीट्स को फिल करता है, जो कि आपके जोसा काउंसलिंग के बाद खाली रह जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बातें आती है कि आपको पता कैसे चलेगा किस इंस्टीट्यूट के किस ब्रांच में किस कैटेगरी में कितने सीट खाली है। तो इसके लिए CSAB क्या करता है, जोसा काउंसलिंग के ख़त्म होते ही सीट मैट्रिक्स रिलीज़ करता है वैकेंट सीट्स का, कि किस इंस्टीट्यूट में आपके ब्रांच में कितने सीट खाली है, उसका सीट मैट्रिक्स रिलीज़ करता है। उसके बाद उसको देखने के बाद आप CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो जोसा काउंसलिंग में आपका काउंसलिंग होता है, मीन्स एडमिशन होता है, अलॉटमेंट होता है सीट का, वो कैटेगरी रैंक के बेसिस पे होता है। लेकिन जो CSAB काउंसलिंग में अलॉटमेंट होता है वो CRL रैंक, यानी कॉमन रैंक लिस्ट में जो आपका रैंक है, या फिर कह सकते हो जनरल रैंक जो आपका है, उसके बेसिस पे आपका सीट अलॉटमेंट यहाँ पे होता है। ओके, अब बात करते हैं कि CSAB काउंसलिंग आपको बेनिफिट कैसे कर सकता है। तो यार ऐसा होता है कि जोसा काउंसलिंग में जब सीट अलॉटमेंट होता है तो बहुत सारे बच्चों को सीट नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन वो कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको जोसा काउंसलिंग के थ्रू सीट मिलती है बट उन्हें पसंद नहीं। ठीक है, वो ब्रांच, वो कॉलेज उन्हें पसंद नहीं, वो कोई दूसरा ब्रांच या कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो बच्चे CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने मनपसंद कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि CSAB में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यार CSAB में सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो कि जोसा में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, या फिर अगर आप जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किए हो तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो CSAB में। बस यहाँ पे शर्त ये है कि आप एलिजिबल होने चाहिए जोसा के लिए। अगर आप जोसा के लिए एलिजिबल हो तो CSAB के लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन अगर आप जोसा के लिए इनएलिजिबल हो तो आप CSAB के लिए भी इनएलिजिबल हो। ठीक है, तो कोई भी बच्चा जो जोसा में पार्टिसिपेट किया हो ना किया हो, जिसे सीट मिली हो ना मिली हो, वो सारे बच्चे आपके CSAB 2020 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और तरह के बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको जोसा में सीट मिल जाता है तो आप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करने जाते हो, तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर वहाँ पे आपने कह दिया कि आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते स्पेशल राउंड में, तो फिर आप CSAB राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको आपके रिपोर्टिंग के टाइम ही बताना पड़ेगा कि आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ जो आपने जोसा सीट एक्सेप्टेंस फ़ी दिया है वही देना पड़ेगा, आपको कॉलेज का फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस हिसाब से। ओके, अब हम बात करते हैं कि CSAB 2020 से कॉलेजेस में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, उसको समझते हैं बहुत ध्यान से। ठीक है, तो जो आपका CACB का काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल और ऑलमोस्ट सिमिलर होता है आपका जोसा काउंसलिंग की तरह। ठीक है, जैसा आपका जोसा काउंसलिंग में प्रोसेस रहता है वैसे आपका CSAB में भी प्रोसेस रहता है। बस यहाँ पे 2 डिफरेंसेस रहते हैं। पहला कि जो आपका काउंसलिंग होता है जोसा का, उसमें सीट अलॉटमेंट आपका कैटेगरी रैंक के बेसिस पे होता है, लेकिन CSAB में जो आपका अलॉटमेंट होता है वो आपका CRL रैंक के बेसिस पे होता है, यानी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होता है। और एक और डिफरेंस है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है, CSAB में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उनके वेबसाइट पे। जब उनके जोसा काउंसलिंग के बाद उनके वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यूज़ करके। ठीक है, कुछ पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे
और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा CSAB में। उसके बाद क्या करना है आपको अपना चॉइस फिलिंग करना है। जो कॉलेजेस का लिस्ट है, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसका आपको चॉइस फिल करना है। और आपने जो जोसा में चॉइस फिल किया था उससे ये अलग हो सकता है, यानी आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, पूरा अलग भी भर सकते हो अपना जो चॉइस लिस्ट है। और जोसा में आपका क्या होता था कि आपको सीट एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट करना होता था, यानी जब सीट अलॉट हो जाता था फिर आप जब सीट एक्सेप्ट करते थे तब आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ता था। पर यहाँ पे क्या है, आपको पार्टिसिपेशन फ़ी ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी सीट एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट नहीं, पहले ही हो जाता है। मतलब आपको सीट मिले या ना मिले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपका CSAB का फ़ीस है, CSAB काउंसलिंग का जो फीस है वो डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स के लिए कैटेगराइज किया है, हम लोग देख लेते हैं। पहला उस तरह का बच्चा जिन्हें जोसा काउंसलिंग में सीट मिला था पर उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं किया, तो 36,500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप जनरल OBC के कैंडिडेट हो आपको पे करना पड़ेगा 16,500 अगर आप SC ST के कैंडिडेट हो। लेकिन अगर ऐसे बच्चे हैं जिसे सीट एक्सेप्ट कर लिया, जोसा में सीट मिला था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फ़ी पेमेंट कर दिया, उन्हें भी 36,500 रुपीज़ का पार्टिसिपेशन फ़ी पे करना पड़ेगा CSAB काउंसलिंग के लिए। और अगर ऐसे SC ST के कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें भी 16,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है कैंडिडेट हु वाज अलॉटेड अ सीट इन जोसा थ्रू SC ST PWD कैटेगरी बट रजिस्टर्ड इन CSAB थ्रू डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो आपका कैटेगरी है अगर आप उसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपको जनरल कैटेगरी में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट्स को फीस लगता है आपका जनरल OBC में 21,500। और फिर ऐसे कैंडिडेट हु गॉट अ सीट इन जोसा एक्सेप्टेड सीट एंड पेड सीट एक्सेप्टेंस फी बट डिड नॉट रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज, यानी जो फाइनल फिजिकल रिपोर्टिंग होती है अगर उन्होंने नहीं की तो उन्हें फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत है 1,500 रुपीज़। और ये पूरे फीस में आपका 1,500 जो है रुपीज़ 1,500 वो नॉन रिफंडेबल है। बाकी जो 35,000 है वो आपका रिफंडेबल है। अगर आपको CSAB में सीट नहीं मिलता तो वो जो सारे फीस हैं आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के आगे की बात। तो आपको चॉइस फिल करना, आप बिल्कुल नया चॉइस फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। इसमें आपको कोई सीट मिलेगी, ओके। तो इसमें भी आप वही चीज़ कर सकते हो जो आप जोसा में कर सकते थे। आप यहाँ पे सीट एक्सेप्ट करके फ्रीज़ कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। फ्रीज़ मतलब क्या होता है कि आप आगे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आप जो भी आपको सीट मिला आप उसे सेटिस्फाइड हो। फ्लोट में क्या होता है कि आप किसी दूसरे कॉलेज की दूसरे ब्रांच में ज्वाइन करना चाहते हो, अपना हायर प्रेफरेंस का कॉलेज और ब्रांच चाहते हो। और स्लाइड में क्या होता है कि आपका सेम इंस्टीट्यूट में दूसरा ब्रांच चाहते हो। तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको रिपोर्टिंग के लिए जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको अलॉट किया गया वहाँ पे जाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप झारखंड से हो और आपको अगर नागपुर में अलॉटमेंट मिलता है NIT नागपुर में, तो आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए NIT नागपुर जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सीट एक्सेप्टेंस के बारे में। जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका अलॉटमेंट हुआ है आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा सीट एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप झारखंड के हो, अगर आपका कहीं और गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में लग जाता है NIT में, तो आपको 1-2 दिन के अंदर वहाँ पे जाना पड़ेगा सीट एक्सेप्ट करने के लिए फाइनल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है राउंड 2 का रिजल्ट। तो राउंड 2 के रिजल्ट में जो बच्चों ने फ्लोट और स्लाइड चूज़ किया था उन बच्चों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगी। और अलॉटमेंट मिलने के बाद भी आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे जाकर रिपोर्टिंग करनी है, तभी आपका जो सीट है वो आपको मिलेगा, वरना आपको वो सीट कैंसिल कर दिया जाएगा, ओके। सो गाइज, इस वीडियो में हमने बात की CSAB 2020 के काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी आता है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।